नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सलाह मशवरा में, जिसमें हम आपके लिए करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह मशवरा। तो आज हमारे कार्यक्रम की जो शख्सियत है वो है भोपाल की सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु श्री नरेश कुमार तिवारी जी। आज हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे नई शिक्षा नीति पर कि नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से वो उनके लिए रोजगार की संभावनाएं लेकर आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो नमस्कार सर, आपका हमारे नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं और आप अपनी इस यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसी नई पहल ला रहे होंगे या नए कदम आपने उठाए होंगे जो आपके छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और उनके लिए रोजगार की संभावनाएं ज़रूर ला रहे होंगे। तो ऐसे कुछ जो आपने अभी महत्वपूर्ण कदम उठाए उसके बारे में आप पहले बताइए। आपने बहुत अच्छी बात की। सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय 2020-21 में शुरू हुआ, जी अभी उसके 4 साल हुए हैं और मैं इसका फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। जी यानी इसकी नींव जो है वो मेरे द्वारा रखी गई। जी। उसी समय से एक सोच के साथ इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया हम्म, कि हम इसमें सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी दूसरा हमारा जो सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय का मेन फोकस है वो है, मैं जब बच्चा आता है तो उससे बोलता हूँ आप प्रोफेशनल तो अच्छे बन जाओगे। वो मुझ में क्षमता है कि मैं आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल बना दूंगा। जी बहुत अच्छा आपको हम स्टार्टअप बना करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप करा दूंगा। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे हम आपके रोजगार परक व्यक्ति बना देंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है जीवन में? सबसे पहले जरूरी है जीवन में कि आप एक अच्छे इंसान बने। बिल्कुल। आप समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सोचें, लोगों का सम्मान करना चाहोगे, आपके अंदर इंसानियत हो, वो बहुत जरूरी है। तो हमने जो यहाँ पहल की है वो एक हम संस्कारवान छात्र यहाँ से तैयार कर रहे जी। हैं, संस्कारवान नागरिक यहाँ से तैयार कर रहे हैं जो इस देश के लिए एक एसेट हो, एक वैल्यू हो, उसको लेके हम सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय को आगे ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने जो लागू की है नई शिक्षा नीति 2020, उसको लेकर हम आज सलाह मशवरा खास तौर पर उसी पर करेंगे जी। कि वो हमारे छात्रों के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन शायद हम स्वतंत्र थे लेकिन आजाद नहीं। जी। हम वही अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को ढो रहे थे। और अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई थी वो किस प्रकार की बनाई थी कि हम बाबू बन सके लेकिन हम अपने दिमाग का उपयोग ना कर सके, हम वैज्ञानिक ना बन सके। उन्होंने हमारे स्व पे आघात किया था, वो हमारे स्व को समाप्त करना चाह रहे थे और 75 साल से हम उसी को ढोते हुए चले आ रहे हैं। जी। आज 75 वर्ष बाद हमें स्वतंत्रता के आजादी की ओर ले जाने वाली ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल से लेके और पीएचडी तक सभी को प्रभावित करेगी। जी जी। इसने यानी स्कूल के स्ट्रक्चर को भी पूरा बदला है, कॉलेज के स्ट्रक्चर को भी पूरा बदला है। जी जी। स्कूल में 5+3+3+2 की शिक्षा प्रणाली लाई है और उसमें भी कौशल विकास को स्कूल से ही शुरू किया है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज की। जी जी। तो विश्वविद्यालय और कॉलेज को यदि हम देखें तो हमारा पूरा पाठ्यक्रम ही परिवर्तित हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही थी अभी तक, यदि आपने कहा कि आपके बच्चे को इंजीनियर बनना है तो आप उस पर थोप देते कि आप इंजीनियर बनोगे। उसकी अभिरुचि कला में है तो क्या करेगा, वो मन मार के इंजीनियरिंग करता तो था लेकिन वो ठीक से ना पढ़ पाता था, ना ठीक से इंजीनियर बन पाता था, ना वो कलाकार बन पाता था। आज हमने शिक्षा पद्धति में इतनी ज्यादा लचीलापन लाए हैं कि यदि उसके पिता चाहते कोई इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग भी पढ़ेगा, लेकिन बच्चा चाहता है उसको म्यूजिक में रुचि है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में म्यूजिक लेके म्यूजिक भी पढ़ सकता है। तो आगे जाके वो अपना भविष्य यदि म्यूजिक में बनाना चाहे तो म्यूजिक में बना ले, इंजीनियरिंग में बनाना चाहे तो इंजीनियरिंग बना ले। ये पूरा लचीपन इस तरह दिखता है। तो सर ये जो कदम सरकार ने उठाया ये बहुत अच्छा कदम है। तो आपके जो यूनिवर्सिटी है उसकी अगर हम बात करें तो नए शिक्षा नीति को कब से आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? क्योंकि 2020 में तो वो बनकर तैयारी तो 21-22 में शुरू हुई और फिर उसके बाद कुछ उसमें संशोधन भी हुए हैं, तो वो क्या थे? सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय था जिसने कि 21-22 में ही नई शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया था। जी। और जो स्कीम और वो हमने बनाई थी शासन द्वारा भी और आयोग द्वारा भी 20-21 में उसको अडॉप्ट करके दूसरे विश्वविद्यालयों को भी दी गई। 22-23 में फिर शासन के द्वारा कुछ स्कीम्स आई, योजनाएं आई, इसके अनुसार उसको चलाना है तो हम लोगों ने उसको उसके अनुसार चलाया। लेकिन उसमें कुछ हम लोगों को दिखा कि इसमें कुछ जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो हमारी स्कीम बनी हुई उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसके लिए शासन स्तर पर एक टीम बनाई गई सदस्य की, उसने गठित समिति ने फिर अपने निर्णय लिए और उसके आधार पर अब 24-25 में नई स्कीम्स
भारत में आई ऑर्डिनेंस 14(1) के माध्यम से, और अब वो पूरे देश में 24-25 से पूरे प्रदेश में पूरे 24-25 से लागू हो रही हैं, और यह पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अब चल रहे हैं। नवाचार की बात करें या अनुसंधान की बात करें कि अनुसंधान और नवाचार को लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, जहाँ नवाचार और अनुसंधान की बात होती है तो मेरा हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। जी जी क्योंकि मैं मूलतः वैज्ञानिक हूँ, जी जी और स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार मैं वैज्ञानिक पद से काम करता रहा, और मैंने बहुत सी खोजें भी की। जी एक पूर्व बनेरा बेल्ट है राजस्थान में, वहाँ मैंने लेड एंड मिनरल की खोज की थी। आज वहाँ पर माइनिंग चल रही है। जी जी इसी प्रकार जो वाटर सेट आपको मालूम हो, उस वाटर सेट का पहला माइक्रो वाटर सेट या निकालना वो मेरा ही काम। जी जी तो जी इस प्रकार से कई काम मैंने किए। Y2 की एक प्रॉब्लम आई थी, यदि आपको मालूम हो। जी जी Y2K कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम थी जी, जी। कि 2000 में कंप्यूटर का क्या होगा। उस पूरी प्रॉब्लम को मध्य प्रदेश में सॉल्व करने का काम मुझे दिया गया था। और जी। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहाँ एक भी समस्या नहीं आई थी। जी जी तो हमने उस अनुसंधान को स्वयं विश्वविद्यालय में भी आगे बढ़ाया है। हम्म, अभी केवल 4 साल हमारे यहाँ हुए हैं। 500 से ज्यादा शोध पत्र हमारे शिक्षकों द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। जी। इसके अलावा 15 पेटेंट, आप समझते, पेटेंट करना बहुत मुश्किल काम जी होता जी है, बिल्कुल लेकिन 15 पेटेंट अभी तक हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड हो गए केवल 4 साल के अंदर। जी इसके अलावा हम केवल इन पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं। हम क्या हो रहा है कि बच्चे को कोर्स के हिसाब से पुस्तकें भी मिलना चाहिए, जी क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोर्स चेंज हुआ है, तो उसके अनुसार अभी पाठ्यक्रम पुस्तकें प्राप्त नहीं हो रही। जी तो हमने अपने शिक्षकों को उन पुस्तकों को तैयार करने का काम दिया है। जी। करीब 50 से ज्यादा पुस्तकें हमारे शिक्षकों द्वारा लिखी गई हैं, जो विभिन्न पब्लिशर द्वारा पब्लिश की गई हैं। उसमें 14 पुस्तकें मेरे द्वारा स्वयं ही या तो एडिटेड की गई हैं या लिखी गई हैं। जी तो इस प्रकार हम उसमें भी काम कर रहे हैं। 4 साल का कोई विश्वविद्यालय है और वहाँ पे यदि कोई DST की परियोजना है तो बहुत बड़ी बात है। MPCST, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जी। किसी भी निजी विश्वविद्यालय के रूप में यदि कोई MOU, पहला MOU हुआ तो सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय का। बहुत बड़ी तो उपलब्धि उनके है साथ मिलकर भी हम शोध और अनुसंधान के कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अन्य विश्वविद्यालय भी है, लेकिन प्रथम विश्वविद्यालय हम थे, उसको हम लोगों ने बढ़ाया कि हम इस प्रकार की जो साइंस टेक्नोलॉजी की नोडल एजेंसी है उसके साथ प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी काम करना चाहिए, निजी संस्थाओं को भी उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनके महानिदेशक को भी इस अवसर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पहल को माना, और हमने उनके साथ सबसे पहले MOU किया, और हम उनके साथ बहुत सी गतिविधियां आज भी कर रहे हैं। तो सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका विश्वविद्यालय इतना आगे बढ़ रहा है और एक प्रथम यूनिवर्सिटी बनकर भी उभरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और भी बहुत सी बातें करेंगे। धन्यवाद। Rex Exclusive. तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी से, आपकी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल कर बाहर आते हैं और जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके समग्र विकास के लिए आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं रोजगार की बात नहीं करता। हमारी विश्वविद्यालय रोजगार से ज्यादा उद्यमिता पे बात करती है जी कि हम अपना उद्यम कैसे विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आप रोजगार ढूंढेंगे तो आप अपने लिए ढूंढेंगे, यदि हम उद्यमी बनेंगे तो आप 100 लोगों को, 200 लोगों को रोजगार
दे पाएंगे। तो जी। हम अपने बच्चों की मानसिकता इस तरह तैयार करते हैं कि आपको उद्यमी बनना है। हम्म। और जब उद्यमी बनना है तो उद्यमी कब बन सकता है? जब उसका चहुमुखी विकास हो। जी। रोजगार तो उसको मिल सकता है सिर्फ पढ़ के, अपने पैसा की नॉलेज लेके वो रोजगार ले सकता है, हम्म। लेकिन उद्यमी नहीं बन सकता। जी। तो उद्यमी बनने के लिए उसका चहुमुखी विकास चाहिए। जी। चहुमुखी विकास में उसका समाज से जुड़ाव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि समाज से उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय के जो आप हमारे विश्वविद्यालय की सराउंडिंग में 10 गांव हैं, जी। उनको हमने गोद ले रखा है। जी। उन गांव में हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना कराते हैं उनसे, उनके 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 वहाँ के लोगों से उनको मिलवाते हैं। तो एक सामाजिक सरोकार जो होता है वो कराते हैं उनके जी। साथ। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, तो आयुर्वेदा में हमें जो हॉस्पिटल है, हम इस प्रकार के कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप। तो हमारे बच्चे जाते हैं गांव में, लोगों से मिलते हैं, बच्चों के लोगों देखते हैं उनको क्या समस्याएं हैं, उनको रिकॉर्डेड करते हैं। उसके बाद हम उस प्रकार के डॉक्टर बुला के एलोपैथी, आयुर्वेदिक सभी को समग्र रूप से बैठाल के उनके इलाज के लिए हम लोग पूरी मदद जी। करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के माध्यम से करते हैं। जी। इसी प्रकार जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम अपने यहाँ बुलाते हैं, एक आनंद उत्सव की हम बात करते हैं, क्योंकि जीवन में यदि आनंद के साथ आप कुछ करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हम बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ जीना है तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। जी। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जी। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छा होगा। हमारा काम है मेहनत करना, जी। हमारा काम है कर्म करना, वो हम बच्चों को देते हैं। जी। दूसरा, बच्चों को दूसरों की मदद कैसे करना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनका भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं। एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक कमजोर बच्चे को जोड़ते हैं जी। और कहते हैं इस कमजोर बच्चे को यदि आप पढ़ाओगे और इसको उठाओगे और इसके यदि परसेंटाइल बढ़ेंगे तो सेशनल मार्क्स में हम आपके परसेंटाइल बढ़ाएंगे। जी। जी। और जब ये दोनों पढ़ते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमारा इंटेलिजेंट बच्चा उसकी परसेंटेज भी बढ़ती है, क्योंकि उसको जब वो पढ़ाता है तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर और ज्यादा होते हैं। क्लियर हो जाता और जो है। कमजोर बच्चा है वो भी आगे बढ़ता है। जी। तो इस प्रकार से हाथ मिला के एक दूसरे के साथ चल के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, जी। टीम भावना में कैसे काम करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जी। उद्यमी बनना है या आपको कहीं नौकरी करना है तो टीम भावना में काम करना, बिल्कुल। टीम के साथ काम करना। तो टीम के साथ काम करना भी हम सिखाते हैं। जिस तरह से आप बच्चों का चहुमुखी विकास कर रहे हैं और समग्र विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर मैं आगे बात करना चाहूँगी कि जो हम देखते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, जी। इसमें भी आपके यहाँ के बच्चों को आप कहीं ना कहीं बाहर विदेशों में भेजते होंगे और वहाँ के भी बच्चे यहाँ आते ही होंगे। हाँ, तो इस अभी पर हम- आप बताइए कि ये कैसे प्रोग्राम को आप अभी हमने इसके संचालित कर क्योंकि रहे 4 साल हुए हैं, इसकी जी। शुरुआत की है और अभी 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जी। जिनसे हमने अभी टाई अप करने की बात की है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्पोपो साउथ अफ्रीका में है, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ सिल्वांगनी इंडोनेशिया में है, जी। तीसरा माफा लू यूनिवर्सिटी जो है वो है। तो इनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ समस्या जो थी कि अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पे केवल अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। जी। विदेश से कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, वो 0 है। जी। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ पर आएं। जी। और एक्चुअली ये जो ट्रांसफर है या जो एक्सचेंज का प्रोग्राम वो किसके लिए है, इसका मूल क्या है? जी। मूल इसमें यह है कि हम उस देश की संस्कृति समझ सकें, वो हमारे देश की संस्कृति समझ सकें। जी। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है उसको लेके इस पे बात होती है। जी। लेकिन हम केवल टेक्नोलॉजी पे रुक गए। लेकिन हम जो एक्सचेंज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो हम संस्कृति एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी हमें जानना है। हम एक विषय के रूप में यहाँ राष्ट्रीय एक्सचेंज भी इसको जोड़ा है, क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने कह दिया कि हम लोगों के पास कुछ नहीं था, जबकि यदि शून्य की खोज किसने की? भारत ने की। जी। बिल्कुल। यदि भारत शून्य की खोज नहीं करता तो क्या आज कंप्यूटर होता? कंप्यूटर किस पे आधारित है? शून्य पे आधारित है। 0 और 1 पे ही कंप्यूटर चल रहा है। तो पुरानी यदि आप हमारी खोज देख लें उन्हीं के आधार पर चल रहा है। यदि हम देखें कि सबसे पहले शल्यक्रिया किसने की, सबसे पहले यदि किसी ने ऑपरेशन किया तो सुश्रुत ने किया। सुश्रुत कौन था? भारतीय था। यदि आपको बताया, भी आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है अमेरिका में, उनका एक फोन आया कि हमें एक पुस्तक चाहिए। जी। कौन सी पुस्तक चाहिए? कहने लगे एक भारद्वाज ने विमान संहिता लिखी है। अब भारद्वाज आप समझ लीजिए कितने साल वर्षों पुराने पहले की बात है, 5000 से भी ऊपर वर्षों की बात है। वो विमान संहिता की पुस्तक लिखी, वो चाहिए। अभी यहाँ किसी को पता ही नहीं था। जब उसको ढूंढा तो मैसूर में वो पुस्तक हमें मिली। जी। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें 20 अध्याय हैं। उस 20 अध्यायों में विमान को कैसे बनाना चाहिए, विमान को कैसे चलाना चाहिए, चालक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, विमान को कैसे विलुप्त किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी आपकी वो वनस्पतियां काम आएंगी, पूरा विवरण दिया हुआ है। उससे हमें सिद्ध हो जाता है कि जब हम पुष्पक विमान की बात करते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि किदवंती है, नहीं, पुष्पक विमान उस समय था,
वो यदि हम भारद्वाज की विमान संहिता पढ़ेंगे तो उसकी पुष्टि होती है। जी। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है हमारा हम्म, वो हमारे लोगों को भी पता हो, और जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनको भी इसकी नॉलेज हो। तो जी। इस प्रकार के जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये तब हम्म, काम आते हैं। तो जी। हम इस प्रकार उस पर काम करना चाहते हैं। जी, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है विदेश अध्ययन की। हम्म। उस पर हम बात करना चाहेंगे कि जो विदेश अध्ययन की जो ये योजना है वो किस तरीके से काम करती है? मध्य प्रदेश शासन ने ये किया है कि यदि कुछ बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं हम्म, और उनका बाहर सिलेक्शन होता है जीआरई के माध्यम से, उनके माध्यम से, हम्म, और उनकी जो साल भर की इनकम है, वार्षिक आय, वो 10 लाख रुपए से भी कम है, हम्म, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उस आवेदन के आधार पर मेरिट के बेस पे, सबको तो हम नहीं दे सकते, मेरिट के बेस पे उनका जो विदेश के जाने आने का खर्च है मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन उसमें मदद करती है। जी। ये स्कीम अभी लागू की गई है और इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। जी। तो सर जैसे विदेश अध्ययन के लिए यहाँ से जब बच्चे बाहर जाते हैं वहाँ वो डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, और डिग्री हासिल करने के बाद जो वर्क वीज़ा उसकी क्या चांसेस रहते हैं कि वर्क वीज़ा के तहत वो वहाँ काम कर सके, और अगर उन्हें वहाँ डिग्री भी ले ली तो यहाँ आकर उनकी क्या संभावना रहती है देखिए, रोजगार अलग की? अलग देश की जो है ना अलग अलग पॉलिसियाँ होती हैं। जी। जैसे अमेरिका है, हम्म, 2 साल का यदि कोर्स है तो आपको देते हैं कि आपको 2 वर्ष तक और रुकने मिलेगा। इसमें यदि आपको जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस हम्म, जाना होगा। जी। आज की कंडीशन हम देखें तो थोड़ी सी नाजुक हो गई है। पहले इतनी स्थिति गंभीर नहीं थी, लेकिन कुछ समय से यूएस में, जैसे आप लोग सुन भी रहे होंगे, अमेरिका में रोजगार की बहुत कमी हो रही है। जी। तो यूएस में आजकल, इसी पर आयरलैंड में भी हम बात करें, पहले आयरलैंड में बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती है। जो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता था इमीडिएटली उसको जॉब मिल जाते थे, काफ़ी अच्छी कंट्री थी। लेकिन आज आयरलैंड में भी जॉब की कमी हो रही है। तो आज यदि हम विदेश की, यदि पूरे विश्व सिनेरियो देखें तो रोजगार के जो अवसर हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जी। क्योंकि आईटी क्षेत्र में अब बात आ गई है एआई की, जो हम बात कर रहे थे, अपनी बात हुई थी जी, एआई जी। पे, हम काफी फोकस भी कर रहे हैं सैम जी, ग्लोबल जी। यूनिवर्सिटी में, आर्टिफिशियल क्योंकि इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में है। यानी हम केवल कंप्यूटर साइंस में नहीं, अभी हमने फार्मेसी के बच्चों को हैदराबाद की एक कंपनी से मिलके एआई में फार्मेसी कैसे काम करेगी उस पर कार्यक्रम कराया। जी, तो जी। आज एआई के आने के बाद क्या हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी चीजें सीख रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, रोजगार कम हो रहे हैं। जी। तो वो रोजगार से बाहर हो रहे हैं। लेकिन जो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें नई तकनीक के साथ जुड़ना होगा। जी। यदि हम नई तकनीक के साथ जुड़ते हैं तो हम जीवित रह पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर जॉब की अभी भी अपार संभावना है। फिर यदि हम बाहर से आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बाहर क्या मिल रहा है उसको, डॉलर, पौंड। अब वो कंपेयर करता है कि इंडिया हमारा है, तो वो ये नहीं कहता कि कौन सा वहाँ का था, वो कंपेयर करता है कि हमें तो 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे, जबकि उसको 2 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे थे। ठीक है ना, उसको वहाँ पे 20,000 पाउंड मिल रहे थे मान लीजिए। जी। लेकिन वो इंडिया में आके तो फिर 2 करोड़ की नौकरी ढूंढना चाहता है। अब 2 करोड़ की नौकरी कहाँ मिलेगी यहाँ पे? तो ये उस समय बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगी कि यदि हम विदेश में हैं तो हम पौंड में मिल रहा है तो पौंड में ही खर्च करेंगे, जी। डॉलर में मिल रहा है तो हम डॉलर में ही खर्च करेंगे, भारत में आएंगे तो हमें रुपयों में मिल रहा है तो रुपयों में ही करें। तो जी। उस चीज़ को समझते हुए यदि विदेश में भी आता है तो उसको जॉब मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आ रही है एमबीबीएस को लेकर, एमबीबीएस में क्या हो रहा है कि जो बच्चा हमारे यहाँ सिलेक्ट नहीं हो रहा, जो चयनित नहीं हो रहा, यानी उसकी योग्यता नहीं है, वो जाके बाहर जाके एमबीबीएस करता है। जी। अब उसने एमबीबीएस कर लिया वहां जाके, लेकिन हमारे शासन की स्कीम है कि यदि वो एमबीबीएस करके आएगी उसको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। जी। जब वो एग्जाम क्वालिफाइड कर लेगा तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी। अब आपको बताएं इसकी सफलता का परसेंटेज 7.5%, यानी 100 बच्चे यदि एग्जाम दे रहे हैं तो केवल 7.5% बच्चे ही सफल हो रहे हैं। बाकी 92.5 बच्चों का क्या, वो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इस पर सभी पेरेंट्स को सोचने की आवश्यकता है कि हम विदेश में एमबीबीएस करने बच्चों को भेजें कि नहीं भेजें। या तो भेजें तो फिर वहीं रुक जाए वो बच्चे, तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन वहाँ इतनी नौकरी नहीं मिलती, वापस आ नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो एमबीबीएस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बनी। जी। तो सर ऐसे ही एक और प्रॉब्लम जो है, अभी जैसे वॉर चल रहा है, अगर हम ईरान की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो यहाँ भी हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, फिर अब जब इतना ज़्यादा वहाँ टेंशन हो गया है तो बच्चे वापस भी बुलाए गए, तो उनका क्या भविष्य? हाँ, तो वही कर, इसमें भी 2 चीज़ें आप देखेंगे। जो तकनीकी क्षेत्र में बच्चा गया है उसको उतनी प्रॉब्लम फिर भी नहीं है, वो आके यहाँ भी तकनीकी क्षेत्र में अपना कोर्स कर सकता है, यहाँ भी उसको अवसर मिल जाएंगे। लेकिन जो फिर वो मेडिकल फील्ड में गया है, अब उसने 3 साल वहाँ पढ़ लिया है, तो आपको 3 साल जीरो है। जैसे यूक्रेन से जो बच्चा वापस आया, वो मांग कर रहे थे कि आप हमें यहाँ एडमिशन दे दीजिए। जब आप यहाँ एडमिशन में सिलेक्ट ही नहीं नीट में, तो आपको यहाँ एडमिशन मिल ही नहीं सकता। जी। उस कंडीशन में क्या हुआ, उन बच्चों की वो डिग्री या 3 साल बिल्कुल
बर्बाद हो गए, नए सिरे जी। से उनको शुरुआत करना पड़ेगी। लेकिन टेक्निकल क्षेत्र में या प्रोफेशनल क्षेत्र में यदि कोई जाता है, जैसे मैनेजमेंट में करना चाहता है या कुछ कर रहा है, वो आके फिर यहाँ पे मिल सकता है, उसको अवसर मिल जाएंगे। जी। तो ये 2 प्रकार के अलग-अलग हैं। हेल्थ सेक्टर बहुत अलग है और दूसरा सेक्टर आपका अलग है। जी। हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है। आपके विश्वविद्यालय में आयुर्वेदा को लेकर भी एक संस्थान है और जहाँ पर आयुर्वेदिक की अच्छी संभावनाएं भी है, प्लेसमेंट की भी संभावनाएं हैं। क्या-क्या विधा है वहाँ पे चल रही आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय परिदृश्य में यदि कोरोना काल को तो देखें, तो जी। कोरोना काल यदि अभिशाप है, तो कोरोना काल हमारे लिए वरदान है। है? जी। कोरोना काल में हमने स्थापित किया कि हमारी जो आयुर्वेदा है या जो हमारी परंपरागत औषधि है, वो बहुत असरकार है। जी। उसके पहले पूरे विश्व इसको नकारता रहा है, लेकिन कोरोना काल ने पूरे विश्व को मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि आयुर्वेदा जैसी पद्धति दूसरी नहीं है। जी। हमारे पास 3 आयुर्वेदा कॉलेज हैं जी। और तीनों आयुर्वेदा कॉलेज बहुत अच्छे चल रहे हैं। पंचकर्म में हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपना उदाहरण बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पीछे बैक में काफ़ी दर्द हुआ था। जी। मैंने एमआरआई कराई, पता चला कि उस पे सूजन है। जी। इसके बाद मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गया। 2 महीने उन्होंने दवाई दी, पूरा गला सूज गया, पूरे मुंह में छाले हो गए, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। जी। फिजियोथेरेपी कराई, तब भी उसने कहा सूजन है, इसलिए फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती। इसके बाद मैंने अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हमारे कॉलेज में, उनसे कंसल्ट किया, क्या किया जाए। उन्होंने कहा सर मुझे आप 15 दिन दीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। जी। जी। उनने मेरा पंचकर्म का काम शुरू किया और आपको विश्वास नहीं हुआ कि आज हम आपसे इतने अच्छे से बात कर पा रहे, नहीं तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं ये हाथ हिला भी नहीं पा रहा। इसी के बाद हमने क्या किया, जब हमारे कोरोना काल था, हमने काढ़ा बनाया और वो काढ़ा पूरे भोपाल में ही नहीं, बाहर भी हमने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दिया और उस कोरोना काल में उस काढ़े से लोग कोरोना से अपने आप को रोक सके। इसी प्रकार हमने च्यवनप्राश बनाया, जो वन मेला लगता है, यदि आपको मालूम होगा, उस वन मेले में हमारी औषधि जाती है जो हम खुद बनाते हैं और हमारे च्यवनप्राश हम ले जाते हैं, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। जी। तो इस क्वालिटी का च्यवनप्राश हम शक्कर नहीं मिलाते, हम उसमें मिश्री का उपयोग करते हैं। जी। जी। तो हम नई नई पद्धतियों को लेके अब दवाइयाँ बना रहे हैं। जी। जी। कई प्रकार की दवाइयाँ हम बना रहे हैं, उनको हम पेटेंट भी करा रहे हैं। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में यानी केवल हमारा कॉलेज नहीं है, आयुर्वेदिक बनाने की संस्था का भी हमारे पास लाइसेंस है, तो हम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी वहाँ बना रहे हैं। जी। और हम यहाँ पर आए, आपका ये क्षेत्र मैंने देखा, महुआ प्लेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आयुर्वेदिक ही क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जी। जी। यहाँ जो मुझे पेड़ पौधे दिखे, आयुर्वेदिक, तो मैंने बोला भी कि हम अपने बच्चों को यहाँ जरूर विजिट कराना चाहिए। जी। जी। बॉटनिकल चीजें जो यहाँ पर हैं, वो अपने आप में अद्वितीय हैं। जी। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर हैं, ये हमारे आयुर्वेदिक के बच्चों को, बॉटनी के बच्चों को देखने मिलना चाहिए। इसको यहाँ के मैं जो भी मैनेजर है उनसे निवेदन करेंगे कि ये बच्चों के लिए ओपन करें, बच्चों को विजिट के रूप में यहाँ बुलाएं और बच्चों को ये चीज दिखाएं। वास्तव में ऐसा लगता है कि प्रगति में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पूरा स्वर्ग का जैसा यहाँ पर अनुभव में हो रहा है। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस महुआ हाउस में आए और आपने यहाँ की जो स्पेशलिटी है जो उसके बारे में बताया कि यहाँ क्या क्या वनस्पतियाँ है और क्या क्या आयुर्वेदा के काम की जो पौधे हैं, औषधियाँ है जो यहाँ मिल सकती है। तो ज़रूर सर आपके कॉलेज के बच्चे यहाँ आएँ और ज़रूर इस ज्ञान को यहाँ आके अर्जित करें। आखिरी मेरा सवाल ये है कि प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा आयुर्वेदा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्लेसमेंट के बहुत अच्छे बाकी जो भी और भी विषय और पाठ्यक्रम आप क्या चल रहे हैं उसको लेते हुए देखिए, हमारे आपके यहाँ भी बच्चे। पहला बैच निकला है, जी। जिसमें 80% बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं, जी। जिसमें फार्मेसी के बच्चे हैं, लुपिन, हिंद फार्मा, आपके जैसी कंपनियों में प्लेस्ड हुए हैं। जी। एल&टी में हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, हमारे बच्चे एससीएल में प्लेस्ड हुए हैं, इन्फोसिस में प्लेस्ड हुए हैं, पालसी बाजार में प्लेस्ड हुए। तो यानी करें तो करीब 100 कंपनीज हमारे पास आई हैं और 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। जी। 20% जो बच्चे हैं जो हमने आपको बताया था, वो उद्यमिता की ओर जा रहे जी। हैं, जी। इसलिए वो प्लेस ना करके हम उनको उद्यमिता की ओर ले जा रहे जी। हैं जी। और वो अपना उद्यम स्थापित करने में हम उनकी मदद करें, वो अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। जी। जी। तो सर आप हमारे इस महुआ हाउस में आए और आप हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपने बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें बताई कि जो बच्चे हैं वो किस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस कौशल विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, उस बारे में आपने बहुत सी बातें बताई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहूँगा, फिर एक बार कहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, समाज और देश के लिए वो कुछ कर सकें, इस प्रकार अपने बच्चों को तैयार करें, तभी सच्चे वो भारतीय बन पाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।